Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video, I am going to introduce you to a new field, that is biostatistics. It is part of second paper of MSc Botany 4th semester, and the name of the paper is Tools and Techniques in Plant Sciences. तो एमएससी बॉटनी के 4th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसमें 5 यूनिट्स हैं और उसमें लास्ट 4th और 5th यूनिट्स जो हैं वो बायोस्टैटिस्टिक्स को डिवोटेड हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करें कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस है, इसका क्या हम यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में या किसी और तरीके से हम इसको कैसे हमारी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स की जो 4th यूनिट है उसके अंदर ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसकी चर्चा मैंने सिलेबस इंट्रोडक्शन में की थी और आज अभी बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हम स्टैटिस्टिक्स की चर्चा करते हैं। स्टैटिस्टिक्स अर्थात जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, जहाँ पे संख्याओं का कुछ प्रयोग होता है। तो स्टैटिस्टिक्स से पहले यहाँ जो फर्स्ट वर्ड लिखा है वो स्टैटिस्टिक और डेटम। तो स्टैटिस्टिक और डेटम वो क्या शो कर रहा है, इट इज़ अ मेजर्ड और अ काउंटेड फैक्ट। यह एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, परंतु ये एक पर्टिकुलर सिंगुलर फिगर को बता रही है। जैसे कि हाइट ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति की हाइट, वो एक स्टैटिस्टिक है, एक डेटम है। परंतु हम इसी को हम जब प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं डेटा, डेटम डेटा और स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स, तो ये हो जाता है प्लूरल में, प्लूरल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी एक से अधिक फिगर्स में आप कोई चीज को, किसी बात को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ 2 पर्सन्स, कि 2 व्यक्तियों की हाइट ली, तो वो दोनों जो हैं वो डाटा हो गया। अगर एक व्यक्ति की हाइट है तो वो डाटम हुआ, 2 व्यक्तियों की हाइट है तो वो डाटा हो गया। बर्थ ऑफ 4 बेबीज, ठीक है। इसी तरीके से हम कई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, सर्वे करते हैं जब फील्ड में जा करके, तो उससे जो डाटा हमारे पास आ रहा है। तो ये सारी जो है कई सारे फील्ड्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हम करते हैं। आप सभी वाकिफ ही होंगे कि इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, एजुकेशन की फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ कितनी बढ़ी, इस साल इतनी बढ़ी, उसके पिछले साल इतनी बढ़ी या घटी, कि एम्प्लॉयज़ को कितना % मुनाफा हुआ। ये सभी क्या है, ये डाटा, ये संख्याएं हैं। उन संख्याओं को स्टैटिस्टिक्स की सहायता से हम उसका आकलन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिसिन में, हेल्थ में, फार्माकोलॉजी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है वर्तमान में। जैसे हम जब कोविड-19 से गुजर रहे हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि डाटा या स्टैटिस्टिक्स, एक रियल स्टैटिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आज हम ये बात करते हैं कि हमारी कितनी पॉपुलेशन, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो चुकी है या वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन वैक्सीन जिनको लग चुकी है। तो ये डाटा, ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये संख्याओं का जो जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान की वो किसी भी एक शाखा से संबंधित जो संख्यात्मक तथ्य हैं उनको हम संकलित करते हैं या तथ्यों को संख्या के रूप में संकलित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, और फिर बाद में उसको हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, उसको हम साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और फिर उससे हम कोई इन्फरेंस निकालते हैं, यानी कोई निष्कर्ष निकालते हैं। और वो निष्कर्ष जो है तर्कपूर्ण होना चाहिए, रैशनल निष्कर्ष हमको निकालना है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो उसका विधिवत अध्ययन जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं या सांख्यिकी विज्ञान कह सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है जनरली कहा जाता है इट इज़ अ साइंस ऑफ फिगर्स, कि इसमें हम कई सारे डाटा, संख्याओं का, अंकों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, जहाँ पे डाटा का कलेक्शन करते हैं। तो आर्ट्स में भी आप देखेंगे कि डाटा का कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, डाटा को फिर क्लासीफाई करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है कि एमएससी बॉटनी प्रीवियस और एमएससी बॉटनी फाइनल के अंदर कितनी गर्ल्स हैं, उसके बाद फिर हमने उसे क्लासीफाई किया कि एमएससी बॉटनी प्रीवियस के अंदर इतनी गर्ल्स उदयपुर को बिलोंग कर रही हैं और इतनी गर्ल्स उदयपुर के बाहर की हैं। सिमिलरली हमने उसको क्लासीफाई फाइनल के गर्ल्स के लिए भी कर लिया। तो ये डाटा को क्लासीफाई करना हो गया। देन उसका हम टेबुलेशन कर सकते हैं, फिर हम उससे एनालिसिस करेंगे, डेमोस्ट्रेट करेंगे किसी फैक्ट को और उसका फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे कि इसका ये मतलब हो सकता है, और इसके बाद फिर हम उसको रिकमेंड करेंगे कि इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला और इससे हम ये रिकमेंड कर रहे हैं या ये हम बता रहे हैं कि ये थियरी या ये हाइपोथेसिस इस पर्टिकुलर डाटा सेट को लेकर के प्रूव हो रही है, इसको सत्यापित हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स एक पूरा विधिवत अध्ययन है इन सब का, इन सभी क्रियाओं का, जिसके द्वारा हम ये काम करते हैं। अब जब इस स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बायोलॉजिकल साइंस में हम करते हैं
यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इसको हम क्या कह देते हैं, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल साइंसेस से कोई डाटा लेके आ रहे हैं, लाइफ साइंसेस से डाटा निकाल के ला रहे हैं, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इवन सेल बायोलॉजी हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी हो, ये सारे बायोलॉजिकल साइंसेस को मोस्टली बिलोंग करने वाले जो फील्ड्स हैं, उसमें वहाँ से कोई भी डाटा जब हमें मिल रहा है और उसमें जब हम स्टेटिस्टिकल टूल्स को, टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं। यानी एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा एंड मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, इट इज नोन एज बायोस्टेटिस्टिक्स। और जनरली इसको कई बार इट इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ एवरेजेस, इसको साइंस ऑफ एवरेजेस भी कहा जाता है। तो ये जो बायोस्टेटिस्टिक्स है, इसके कई एप्लीकेशन है, कई फील्ड्स के अंदर इसके एप्लीकेशन है। केवल आप बॉटनी, जूलॉजी के अंदर ही ना सोचें, इसके एप्लीकेशन मेडिकल साइंसेस में है, फार्मेकोलॉजी जो है उसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें फार्मेकोलॉजी के अंदर, यानी जहाँ पे, जिसे हम भेषज विज्ञान कहते हैं, जहाँ हम औषधि बनाने, ड्रग बनाने से संबंधित बात होती है। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग बनाई, उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इसका एक्शन कैसा है, यानी इसको हम एनिमल्स को या ह्यूमंस को दे रहे हैं, तो उसके बाद ड्रग का जो इफेक्ट आ रहा है वो ड्रग की वजह से ही ये इफेक्ट है या बाई चांस कोई इफेक्ट आ रहा है। अब मान लीजिए 2 अलग अलग ड्रग हमने दे रहे हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट डोजेज में हम दे रहे हैं, या सेम ड्रग की अलग अलग डोज दे रहे हैं, और तो उनका कंपैरेटिव हम अध्ययन करना चाहते हैं कि दोनों ड्रग्स जो हैं वो सेम है या एक ही ड्रग की अलग अलग जो डोजेज में क्या रिलेशन आ रहा है, क्या कंपैरिजन है उनका इफेक्ट में, उनका एक ज़्यादा बढ़ा देने से, मात्रा बढ़ाने से इफेक्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो कोई नई ड्रग जो बनाई है उसकी रिलेटिव पोटेंसी विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड ड्रग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी को अगर हमको चेक करना है, उसमें हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रग हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज है या यूरोकाइनेज है। तो हम देखते हैं कि हमने जो हमारी ड्रग बना के दी और स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो एक्शन था और हमारी ड्रग का जो एक्शन था, उसका जो इफेक्ट था, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या ये बाई चांस है या फिर ये स्टेटिस्टिकली प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार मेडिसिन के अंदर भी कि एक पार्टिकुलर ड्रग जो हमने दी है या एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उसमें एफिकेसी हमको चेक करनी है कि क्या एफिकेसी है। या कई बार ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइफाइड की बात करें, मान लीजिए टाइफाइड के अंदर हम मोस्टली फीवर आता है, तो जितने भी आप पेशेंट्स को देखेंगे उसमें आपको फीवर दिखेगा, परंतु कुछ इंडिविजुअल्स में कफ का सिम्टम आपको दिख रहा है, तो फिर हमको प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर सिम्टम है ये कितने % लोगों में आया है और ये सिम्टम कितनों में आया। तो फिर उससे हम एक इन्फ्रेंस, एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ, फीवर का सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइफाइड। सिमिलरली कोविड के लिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर खांसी, जुकाम जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूजुअली, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में परसेंटेज में यही सिम्टम देखने को मिलता है। फिर दूसरे माइल्ड सिम्टम में किसी को स्वाद नहीं आता, किसी को स्मेल लॉस हो जाता है जिसे ऑनोस्मिया कहते हैं वो हो जाता है, या किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को जॉइंट पेन हो जाते हैं। तो ये इसके अलग सिम्टम्स हो गए। तो ये इसको ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स को यूज करना होगा और फिर हम जो एक इन्फरेंस जो हम देंगे, उसका जो निष्कर्ष निकालेंगे वो एप्लीकेबल होगा, वो आगे जितने भी फील्ड्स हैं उसमें वो अप्लाई किया जा सकेगा, ऐसा निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के बेस पे खड़ा हुआ है। बिना स्टैटिस्टिकल टूल के या टेक्निक्स के अगर आप कोई रिसर्च करते हैं और आप उसको रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं तो वो माने ना भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपने साइंटिफिकली इन टेक्निक्स का प्रयोग नहीं किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लांट का टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन किया और फिर आपने देखा कि इस प्लांट से इतने शूट्स, एक नोट से इतने शूट्स निकले, इतनी रूट्स निकली, और अगर हमने उसके जो मीडियम हमने दिया है उस मीडियम के अंदर हमने हार्मोन्स का कंसंट्रेशन को डिफरेंस कर दिया हमने, और तब हमने देखा तो कि इतने शूट्स निकले और इतनी रूट्स निकली, तो कितने फ्लास्क में आपको इतना मिला और कितने पर्टिकुलर फ्लास्क में इतना मिला। या आपने कैलस अगर आपका बना तो कैलस का ड्राई वेट कितना इस पर्टिकुलर फ्लास्क में बना जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी, और दूसरे वाले फ्लास्क जिसमें आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, उसमें कितना बना, उसका ड्राई वेट कितना था। तो ये सब जो है हमको यहाँ इन सब जगह स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई करना पड़ता है। या जैसे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर तो जैसा कि बताया ही जाता है, आप सभी जानते ही हैं कि बायोस्टैटिस्टिकल टूल्स का सबसे पहले प्रयोग जो है वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले किया था मटर के पौधों पे, और सक्सेसफुली उन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट किए उसको स्टैटिस्टिकल वे में उन्होंने अप्लाई करते हुए और वो डाटा निकाला, और इसलिए वो जो उनकी थ्योरीज हुई वो आज भी एक्सेप्टेबल हो गई। तो इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग में भी हमको जितनी बार हम जितने एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हमें करना होता है।
तो ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स साइंस है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जितने भी बायोलॉजिकल साइंस जितनी भी थियोरीज निकलती हैं उन सभी को एनालाइज करने के अंदर। और इसका महत्वपूर्ण रोल इसलिए भी है क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में डाटा यूजुअली वेरिएबल नेचर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन की बात ले लें, ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अलग होगा और एक ही व्यक्ति में भी अलग अलग समय पे हीमोग्लोबिन अलग अलग हो सकता है। या ब्लड प्रेशर की बात करें तो एक ही व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अलग अलग समय पे अलग अलग होगा, या अलग अलग तरीके से लिया गया। अगर लेटा के लिया है तो अलग तरीके से आएगा, और आपने खड़े होकर लिया तो अलग तरीके से आएगा, बैठा के लिया तो अलग तरीके से आएगा। तो इन सभी का जो वेरिएशन है, तो ये जो वेरिएशन को हमको नलिफाई करना है और उससे उनको नलिफाई करते हुए हमको एक प्रॉपर डाटा बाहर निकाल के आना और एक प्रॉपर थियरी हमको देनी है। तो फिर उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग करना ही होगा। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, हम अगर ऐसे ही वैग कहते हैं बिना किसी संख्या के, हम कहते हैं कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए हमें कोई एक डाटा देना पड़ेगा कि यस 140/90 से अगर ज़्यादा अगर आपका है ब्लड प्रेशर तो उसको हम हाई की कैटेगरी में रखेंगे, और अगर 120/80 है तो हम उसको नॉर्मल की कैटेगरी में रखेंगे। और इसके अंदर भी फिर जो समय समय पर विभिन्न समितियां जो बनती हैं, कमिटीज़ बनती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि रिकमेंड करती हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो लोग अलग अलग पॉपुलेशन का डाटा लेती हैं ब्लड प्रेशर का, और उस डाटा से एनालिसिस करके और फिर वो निकालती हैं कि अभी मेन ब्लड प्रेशर की रेंज ये है तो इतना इस रेंज को हम नॉर्मल मानेंगे, इस रेंज को हाई मानेंगे, इस रेंज को हम लो मानेंगे। तो इस तरीके से बिना नंबर्स के, बिना संख्या के हम किसी भी तथ्य को प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ साइंस में स्पेशली हमें इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना ही होता है। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वहाँ पे हमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसके संबंधित बायोस्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, उसमें स्पेशली हमें मेजरली जो पढ़ना है उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने हैं, जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे। इसमें हमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, इसमें मीन, मीडिया, मोड के अलावा हम स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर भी पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा हमें इसके अंदर जो एनोवा है जो उसके बारे में देखना है, उसके अलावा डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट को पढ़ना है, काई स्क्वायर टेस्ट को पढ़ना है। तो ये सारे बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ और एडवांस जो टेक्निक्स हैं इन सब के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ आपको ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको इसके एप्लीकेशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप इवन एक टीवी पे कमर्शियल देखते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर क्रीम आप लगाते हैं तो आपके चेहरे के पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट बिना किसी प्रूफ, संख्याओं के प्रूफ के वो नहीं दे सकते। उसमें नीचे आप देखेंगे लिखा होता है कि इतने % लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया और इतने % के द्वारा ये निकला कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है कि इस ट्यूब को लगाने से इतने लोगों में सिग्निफिकेंटली चेंजेस आते हैं, उनमें मुहासे खत्म हो जाते हैं। तो हर चीज़ का जो बैकअप है वो बैकअप ये स्टैटिस्टिक्स ही दे रही है। ये सारी ये रिसर्च, ये जितने भी आप देख रहे हैं या इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप देख रहे हैं, वहाँ से ये बिना स्टैटिस्टिक्स के बैकअप के ये काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए बायोस्टैटिस्टिक्स का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हमारे जो बायोलॉजी के विद्यार्थी होते हैं, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा हम लोग फियर रखते हैं और हम इसको अवॉइड करते हैं, परंतु ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और फ्यूचर में अगर आप रिसर्च करते हैं, फ्यूचर में आप PhD करते हैं, उसके आगे और काम करना चाहते हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स का अध्ययन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके कुछ बायोस्टैटिस्टिक्स से संबंधित रेफरेंस बुक्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसमें एस प्रसाद की बुक है, महाजन की बुक है, मैधी की बुक है। ये कुछ फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स के एलिमेंट्स इनकी बुक्स हैं। तो इससे आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेंगी। और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम जो इसी 4th यूनिट के जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।